सोचिए, एक गली में चली 2 गोलियां और पूरी दुनिया 4 साल तक खून और बारूद में डूब गई। ये कहानी है 1914 की, सारायेवो की और प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत की। जून 1914 की बात है। सारायेवो, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था, वहां जबरदस्त हलचल थी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी शहर का दौरा करने आए थे। अब सोचिए, एक ओपन कार में शाही जोड़ा बैठा है, लोग हाथ हिला रहे हैं, सैनिक लाइन में खड़े हैं, बैंड बज रहा है, सब कुछ बिल्कुल औपचारिक और शानदार। लेकिन इस भीड़ में कुछ नौजवान भी खड़े थे, जिनके दिमाग में एक ही बात थी, इस एम्पायर को खत्म करना है। ये लड़के यंग बॉस्निया नाम के आंदोलन से जुड़े थे और इन्हें इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड से। सुबह करीब 11:15 बजे मोटरकेड जब शहर की मुख्य सड़क से गुजर रहा था, तब एक हमलावर ने कार पर बम फेंका। बम कार के ऊपर से टकराकर पीछे वाली गाड़ी के नीचे जा गिरा। धमाका हुआ, कई लोग घायल हुए, लेकिन आर्चड्यूक और उनकी पत्नी बच गए। लोगों ने सोचा चलो खतरा टल गया। फ्रांस फर्डिनेंड खुद थोड़े हिम्मती किस्म के आदमी थे। उन्होंने कहा, अब सीधे अस्पताल चलते हैं घायलों को देखने। अस्पताल जाते वक्त कार के ड्राइवर से गलती हो गई, गाड़ी गलत गली में घुस गई और फिर वहीं रुक भी गई। ठीक उसी जगह पर खड़ा था गैव्रिलो प्रिंसिप, 19 साल का दुबला पतला लड़का, हाथ में पिस्तौल लिए। उसने मौका देखा और नजदीक से 2 गोलियां दाग दी। एक गोली आर्चड्यूक की गर्दन में लगी और दूसरी उनकी पत्नी सोफी के पेट में। कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। प्रिंसिप और अन्य कॉन्स्पिरेटर्स को कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हत्या त्वरित और स्थानीय थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह नहीं। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एक हत्या हुई, लेकिन इससे पूरा यूरोप क्यों जल उठा? यहीं से असली राजनीति और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी चालें शुरू होती हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पहले से ही कमजोर हो रहा था। बाल्कन इलाके में सर्बिया लगातार मजबूत हो रहा था और स्लाविक लोग आजादी की बातें कर रहे थे। वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी में शासक सोच रहे थे कि यही सही मौका है सर्बिया को सबक सिखाने का, नहीं तो एम्पायर बिखर जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रिया अकेले ये सब कर भी नहीं सकता था, तो उन्होंने अपने मित्र राष्ट्र जर्मनी से सहायता मांगी। जर्मनी उस समय एक नई और ताकतवर इंडस्ट्रियल पावर था और उसने बिना शर्त सपोर्ट दिया। इतिहास में इसे कहा गया है जर्मनी का ब्लैंक चेक, मतलब तुम जैसा चाहो वैसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक लंबा अल्टीमेटम भेजा। इसमें 10 पॉइंट्स थे। कुछ आसान थे, जैसे आतंकी संगठनों को बैन करो, लेकिन कुछ बेहद कड़े थे, जैसे ऑस्ट्रियन अफसरों को सर्बिया में आकर जांच पड़ताल करने दो। अब ये मांग तो सीधी सीधी सर्बिया के संप्रभुता छीनने जैसी थी। 25 जुलाई को सर्बिया ने जवाब भेजा। उसने ज्यादातर बातें मान ली, लेकिन सबसे अपमानजनक शर्तें ठुकरा दी। 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। और बस यही वो पल था जब यूरोप की सारी पुरानी दुश्मनियां, समझौते और अलायंस एक एक करके सक्रिय हो गए। जब ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की, तो मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। वजह थी यूरोप का अलायंस सिस्टम, यानी देशों के बीच आपसी रक्षा और मदद के समझौते। इसे ऐसे समझते हैं, अगर एक देश हमला करता है
तो उसका सहयोगी भी खड़ा हो जाता है। दुश्मन का सहयोगी भी मैदान में उतरता है और देखते देखते कई देश एक दूसरे से बंध जाते हैं। यही हुआ 1914 में। रशिया खुद को स्लाविक देशों का रक्षक मानता था। सर्बिया भी स्लाविक देश था। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रशिया ने सर्बिया की मदद करने का फैसला किया और अपनी सेना की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी ऑस्ट्रिया का करीबी सहयोगी था। रशिया की हलचल देखकर जर्मनी ने तुरंत उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली। 1 अगस्त को जर्मनी ने रशिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पहले से ही रशिया का सहयोगी था, मतलब अगर रशिया पर हमला होता है तो फ्रांस भी शामिल होगा। इसलिए जर्मनी को पता था कि रशिया से लड़ते लड़ते फ्रांस भी दुश्मन बन जाएगा। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध का ऐलान कर दिया। फ्रांस तक जल्दी पहुंचने के लिए जर्मनी ने श्लिफन प्लान को फॉलो किया। इसके तहत विशाल जर्मन सेना को नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्जमबर्ग से होकर गुजरना था। समस्या यह थी कि बेल्जियम एक न्यूट्रल देश था। जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम में घुसपैठ की, ब्रिटेन सक्रिय हो गया, क्योंकि जर्मन डोमिनेंस को रोकने के लिए उसने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी दी हुई थी। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। नतीजा, कुछ ही दिनों में सिर्फ 2 देशों ऑस्ट्रिया और सर्बिया का झगड़ा यूरोप की लगभग हर बड़ी ताकत को खींच लाया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक तरफ, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन दूसरी तरफ। यही कहलाता है डोमिनो इफेक्ट। एक एक करके सारे मोहरे गिरते चले गए। अब यहाँ रुककर साफ साफ देखिए, आर्चड्यूक की हत्या बस बहाना बनी। असली वजह थी अलायंस का जाल। सबके पास ऐसे समझौते थे जो उन्हें जबरदस्ती खींच लाए। मिलिट्री का ओवर कॉन्फिडेंस। सब सोचते थे अगर जंग हुई तो छोटी होगी, जल्दी खत्म होगी। नेशनलिज्म। सर्ब, स्लाविक, पोलिश, चेक सब अपनी अपनी आजादी चाहते थे। एम्पायर का डर। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को लगता था कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो उनका एम्पायर टूट जाएगा। शुरुआत में नेताओं को लगा कि ये जल्दी खत्म होने वाली जंग होगी। लोगों ने तो बोला क्रिसमस तक सब घर लौट आएंगे, लेकिन हकीकत उल्टी निकली। युद्ध पूरे 4 साल चला, 1914 से 1918 तक। लाखों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। पुराने एम्पायर ढह गए। जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और रशियन एम्पायर, और पूरी दुनिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही निकल के आता है कि सारायेवो की हत्या वाली घटना अकेले काफी नहीं थी। असल खेल था पुराने एम्पायर्स का डर, नेशनलिज्म का उभार और नेताओं की गलतफहमियां। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब जमीन पहले से ही तेल से भीगी हो तो माचिस की एक तीली भी पूरे इलाके को जलाकर राख कर देती है।